I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are economic planning in India, need for planning in India, directive planning, comprehensive planning and types of economies, जिसमें हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे. So let us discuss about the economic planning. Every economy needs economic planning, whether it is a capitalist economy, socialist economy or mixed economy. As you all know that resources with all the economies, they are very limited, but the objectives which are to be fulfilled, these are unlimited, or we can say that the requirement of resources is unlimited because human wants are unlimited. The wants for the individual in the economy, they are unlimited, they are to be fulfilled. So every economy has its own objectives. हर एक इकोनॉमी के अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसको पूरा करने के लिए हर एक इकोनॉमी को प्लानिंग करनी होती है. तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें देश की सेंट्रल अथॉरिटी देश के लिए जो है कुछ इकोनॉमिक टारगेट्स तैयार करती है और उसको पूरा करने के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज डिज़ाइन की जाती है ताकि उसको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके. इस तरह से जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है या जैसे इंडिया प्लानिंग कमीशन है, उसका मेन फोकस रहता है कि जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका रैशनल मैनेजमेंट हो सके, उनको हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें और जिससे हम जो सोशल वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज कर सकें अलोंग विद द जीडीपी ग्रोथ. हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को भी बनाए रखें और साथ में सोशल वेलफेयर को भी बढ़ावा मिले. सो हर एक देश में इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए अपनी संस्था होती है और इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में सोचा गया और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जो है वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और ये जो स्थापना है ये 1950 में की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस. तो ये आपको याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1950 में एग्जिस्टेंस में आया था और उसके जो चेयरमैन थे उस समय वो प्रोफेसर महालनोबिस थे. लेकिन प्लानिंग कमीशन की एक लंबी यात्रा के बाद इसे 1 फरवरी 2015 को इसको ख़त्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया ताकि जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको बढ़ावा मिले, उसको और ज़्यादा डायनामिक बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को लाया गया और नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई. नीति आयोग जो है, जो नीति शब्द है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो अब नीति आयोग जो है वो इंडिया के लिए प्लानिंग करेगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की डिज़ाइनिंग करेगा, हमारे प्लान्स क्या रहेंगे या किस तरह से हमने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो स्पीड अप करना है, उसकी गति को बढ़ाना है. सो अगर हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़. नेशनल प्रायोरिटीज़ कि जो देश के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करना इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़. जो हमारे देश की प्रायोरिटीज़ हैं
प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करना, इसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। अब नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है? हमारे इकोनॉमी के अलग अलग डिमांड्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, किस चीज़ पर हमने पहले काम करना है? क्या हमें पहले एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, या हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर पहले ध्यान देंगे, या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ध्यान देंगे, या एजुकेशन पर ध्यान देंगे, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर ध्यान देंगे, या डिफेंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे? द प्रायोरिटीज़ आर टू बी डिसाइडेड। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक देश के, लेकिन ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि पहले क्या करना है, पहले कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है। तो जैसा हमने पढ़ा कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, प्लानिंग कमीशन के हिसाब से उसकी क्या डेफिनेशन है, इसको हमने डिस्कस किया। और प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना थी वो 1950 में हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस। प्लानिंग कमीशन को एबोलिश किया गया प्लानिंग कमीशन को एबोलिश किया गया फरवरी 2015 में, और इसकी जगह जो है नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को, और जो फुल फॉर्म है नीति आयोग का वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो प्लानिंग है उसमें दोनों ही तरह के स्फीयर्स हैं प्लानिंग के, इकोनॉमिक स्फीयर भी है और सोशल स्फीयर भी है। स्फीयर का मतलब है एरिया ऑफ एक्टिविटी। मतलब इंडिया में जो प्लानिंग हुई है उसमें जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक भी रहा है और सोशल भी रहा है। तो जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड। ये इस तरह के एक क्षेत्र हैं जिसकी प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत आती है। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्लानिंग होती है उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। एंड सेकंड इज सोशल स्फीयर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को लेते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेते हैं, हाउसिंग को लेते हैं। ये इसके प्रिंसिपल एग्जांपल्स हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो उसको हमने कैसे डेवलप करना है, उसके लिए जो प्लानिंग बनती है वो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग का सोशल स्फीयर होता है। सो दीज आर द टू स्फीयर्स ऑफ प्लानिंग जो इंडिया में हम अडॉप्ट करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर ऑफ प्लानिंग। मतलब इंडिया में जो प्लानिंग है वो इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों ही एस्पेक्ट्स में डिज़ाइन की जाती रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। भारत में प्लानिंग की या इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता क्यों थी, क्या ज़रूरत पड़ी कि इकोनॉमिक प्लानिंग की जाए? तो जैसा आप सभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1947 में जब हमें हमारी आज़ादी मिली तो उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी और स्टैगनेट थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लेवल ऑफ आउटपुट था और प्रोडक्टिविटी थी वो दोनों ही बहुत कम थे। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी ये भी बहुत ही कम थी। इसलिए हम अपनी इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के सहारे नहीं छोड़ सकते थे इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मतलब हम मार्केट फोर्सेस के सहारे अपने इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो बहुत ही दयनीय थी, मिजरेबल थी। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी और ऐसी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी,
क्योंकि उस समय हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में था, उसमें भी बहुत कम डेवलपमेंट थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो मार्केट फोर्सेस के सहारे नहीं छोड़ सकते थे। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा निवेश किया जाए ताकि इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट पाथ पर चल सके, आगे बढ़ सके। इसलिए इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता थी। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? तो डायरेक्टिव प्लानिंग जो है एक ऐसी प्लानिंग होती है जिसमें प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ ये होता है कि वो जो मार्केट फोर्सेस हैं वो उसको डायरेक्ट करे। मतलब जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है उस प्लानिंग से, ताकि जो इकोनॉमी है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से बाहर ना जाए, मतलब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बना रहे। प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो जो भी ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी के उनको पूरा कर सके। सो इस तरह की जो प्लानिंग होती है उसमें सरकार का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। एंड सेकेंड थिंग इज it is more likely to direct the private sector with regard to a set of do's and don'ts कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी के नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है मतलब जो राष्ट्रीय हित है उसको हम प्राप्त कर सकें, और साथ साथ जो हमारा एक तरह से इंडिविजुअल गेन है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसको भी प्राप्त किया जा सके। और जो आपकी डायरेक्टिव प्लानिंग है इसको जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में परस्यू किया जाता है। सो लेट अस रीकैप वंस अगेन अबाउट द डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग में पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। प्रोडक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, और जो प्लानिंग की जाती है वो जस्ट इसलिए की जाती है ताकि मार्केट फोर्सेस को डायरेक्ट किया जा सके, जिससे कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं उसको भी हम पूरा कर लें, और साथ साथ में जो इंडिविजुअल गेन्स हैं उसको भी मैक्सिमाइज किया जा सके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। तो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग कौन सी प्लानिंग होती है जिसमें दोनों ही स्फीयर होते हैं प्लानिंग के। उसमें इकोनॉमिक स्फीयर भी होता है और साथ में सोशल स्फीयर ऑफ प्लानिंग भी होती है। दोनों ही चीज़ों पर इसमें काम किया जाता है। सो ये जो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग है इसको सोशलिस्ट इकोनॉमीज में और मिक्स्ड इकोनॉमीज में इसको परस्यू किया जाता है, इसको बनाया जाता है। और जैसा आप जानते हैं कि जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमीज है जैसे कि इंडिया है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का ही रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी डेवलपमेंट के लिए काम करता है और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इंडिविजुअल गेन को बढ़ावा देना या इंडिविजुअल गेन्स को मैक्सिमाइज करना, ये प्राइवेट सेक्टर का एम होता है। जबकि जो आपका पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल गेन्स, मतलब सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना, कलेक्टिव गेन्स को प्राप्त करना। तो ये जो काम होता है ये किया जाता है पब्लिक सेक्टर के द्वारा। तो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग में दोनों ही चीज़ें होती हैं, सोशल स्फीयर ऑफ प्लानिंग भी होता है और इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ प्लानिंग भी होता है। और क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसमें सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए भी काम होता है और साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी काम होता है।
सो नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो इकोनॉमीज को जनरली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन इकोनॉमीज के बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो ऑनरशिप होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, इंडिविजुअल्स का होता है। और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं या प्राइवेट सेक्टर होता है, दीज आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं लेते हैं और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से लेते हैं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जा सके। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, इंडिविजुअल गेन्स को मैक्सिमाइज करना। और इस इकोनॉमी में जो डिसीजन मेकिंग होती है, इट इज़ बीइंग डन बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट, दैट इज मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। सो इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो इसका पहला फीचर क्या है कि देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका ऑनरशिप किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो इस तरह से किया जाता है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जा सके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का रोल होता है, इट इज लार्जली कॉन्फाइंड टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द डिफेंस ऑफ द कंट्री। सरकार का जो मेन काम होता है वो देश की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होता है। गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है, उसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है, और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम किया जाता है। और इसका सीधा सा असर ये होता है कि वो जीडीपी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए काम करता है। मतलब कि जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम होता है, और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम होता है तो इसका मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करने के लिए काम हो रहा है, ताकि जीडीपी बढ़ेगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। या यूं कह लीजिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डीमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अवगुण क्या हैं या डीमेरिट क्या है? तो पहला पॉइंट है कलेक्टिव इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड। जो समाज का भलाई है, कलेक्टिव इंटरेस्ट है, पूरे समाज का जो इंटरेस्ट है एक तरह से उसको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इसमें मेन फोकस होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, या यूं कह लीजिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। यहाँ जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको इग्नोर किया जाता है, सामूहिक हितों को अनदेखा किया जाता है। और दूसरा है नो सोशल जस्टिस। और इसमें इस तरह की जो इकोनॉमी होती है उसमें जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसके लिए काम नहीं किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रॉफिट्स को कमाने के लिए किया जाता है, और इससे अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर रिच सेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पुअर सेक्शन है उसको काफ़ी सारी एक तरह से जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें जो आपका पुअर सेक्शन है उसके लिए एवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, इट इज़ विदाउट द सोशल जस्टिस। इसमें सोशल जस्टिस का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसमें सोशल जस्टिस के लिए काम नहीं किया जाता है,
बल्कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसलिए सोशल जस्टिस जो है वो कहीं पीछे छूट जाता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनरशिप होता है वो कलेक्टिव होता है, या यूं कह लीजिए कि पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। और इसमें जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है वो सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ताकि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? पहला पॉइंट है कि पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन हैं, उसका जो ऑनरशिप होता है वो पब्लिक के पास होता है, वो एक तरह से गवर्नमेंट के पास होता है। और दूसरी बात है कि इसका जो एम होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, वो होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना, उसको मैक्सिमाइज करना। मतलब यहाँ कलेक्टिव इंटरेस्ट को ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसमें दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट उसका पार्टिसिपेशन रहता है। उसका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस तक नहीं होता है, वो तो उसको मेंटेन करना ही होता है, बल्कि इसके साथ साथ वो प्रोडक्शन प्रोसेस में या ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट में अपना कंट्रीब्यूशन सरकार देती है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स मेरिट्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या क्या हैं? तो इसके मेरिट्स ये हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को बढ़ावा देती है। कलेक्टिव इंटरेस्ट, सामूहिक हितों का ध्यान रखा जाता है। इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, बल्कि कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं या इनकम है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने की तरफ ध्यान दिया जाता है। उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल कैसे हो सकता है, उस पर काम किया जाता है। और एक और जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ पे काम किया जाता है विद सोशल जस्टिस, कि सामाजिक न्याय भी हो और उसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ हो। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ का ऐसा प्रोसेस जिसका फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी हो। मतलब गरीब से गरीब आदमी तक भी उस ग्रोथ का फायदा पहुंचना चाहिए। ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए जिससे समाज के पिछड़े हुए लोग या गरीब से गरीब लोगों तक भी उस ग्रोथ का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो काम कौन करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स डिमेरिट्स। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो डिमेरिट है वो क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दिया जाता, सेल्फ इंटरेस्ट पर उसको इग्नोर किया जाता है। और दूसरी बात है कि इसमें जो ग्रोथ प्रोसेस है वो स्लो रहती है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान रहता है तो प्रोडक्शन फास्ट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम ज़्यादा होता है और उसमें ग्रोथ प्रोसेस भी फास्ट रहती है। लेकिन जहाँ तक सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात है तो इसमें जो ग्रोथ प्रोसेस होता है वो जो है वो स्लो रहता है, क्योंकि इसमें जो काम किया जाता है वो सोशल जस्टिस के लिए किया जाता है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। और यही कारण है कि जो किसी समय पे बड़ी फेमस सोशलिस्ट इकोनॉमीज हुआ करती थी, जैसे यूएसएसआर है जिसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं, या चाइना है, इन्होंने अपनी इकोनॉमीज को जो है मतलब कि ओपन किया। उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी में चेंज किया। तो इसका कारण यही था क्योंकि ग्रोथ प्रोसेस जो था वो कम रहता है सोशलिस्ट इकोनॉमीज में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें
उत्पादन के साधनों पर या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का भी ओनरशिप होता है। मतलब दोनों ही जो सेक्टर हैं एज ए इकोनॉमिक एजेंट फॉर द ग्रोथ काम करते हैं इकोनॉमी में। और ज़्यादातर जो प्रोडक्शन डिसीजंस होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किए जाते हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। लेकिन सोशल जस्टिस का भी इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर भी इसमें रहता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर के द्वारा भी किया जाता है, और दोनों ही सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करते हैं। सो लेट अस डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। सो पहला फीचर है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो ऑनरशिप है वो दोनों ही सेक्टर्स के पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास भी और पब्लिक सेक्टर के पास भी। और जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होती है उसको भी दोनों ही सेक्टर्स करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी करता है और पब्लिक सेक्टर भी करता है। प्राइवेट सेक्टर जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करता है उसका मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब एक तरह से जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। जबकि पब्लिक सेक्टर का जो मेन एम होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। तो पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की जाती है वो सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए की जाती है, वो कलेक्टिव गेन्स के लिए की जाती है। तो दोनों ही चीज़ों पर इस इकोनॉमी में ध्यान रखा जाता है। इसका मेरिट क्या है इस इकोनॉमी का, कि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर पर भी फोकस किया जाता है। ये सिर्फ एक इस तरह से अकेली इकोनॉमी है जिसमें दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स पर काम किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ दिस इकोनॉमी। तो इसमें क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें काफ़ी करप्शन जो है वो हो जाता है, और जब करप्शन इन्वॉल्व रहता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो उसकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है गवर्नमेंट सेक्टर की, वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसी वजह से जो इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी गिरता है। सो ये था आपका डीमेरिट ऑफ जो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर आज की डेट में जो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं वो इस करप्शन की वजह से ही धीरे धीरे जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं। पब्लिक सेक्टर का जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि 1991 से लेके जो है 1991 से लेके और आज तक बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज हैं उनका जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है ऑलरेडी। और इसका कारण यही रहा है कि क्योंकि उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो रही थी और गवर्नमेंट सेक्टर में इनएफिशिएंसीज होना एक कॉमन बात हो गई थी, और साथ में जो प्रोडक्शन लेवल भी था गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो भी काफ़ी नीचे आ चुका था। तो इस वजह से ज़्यादातर आज की डेट में जो मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं वो भी अपने पब्लिक सेक्टर को अब प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर रही है या उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share this video to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.